देखिए यूनिट फर्स्ट में तुम्हारे पास मैकेनिक्स यांत्रिकी मैंने पहले वहाँ तक करा दिया था, स्थिति सदिश तक। अब देखिए स्थिति सदिश मैंने तुमको क्या बताया था कि स्थिति सदिश मैंने जो लास्ट रिजल्ट निकलवाया था तुमको, तो वो निकलवाया था सदिश आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? पहले की वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देशांकों को किससे डिनोट किया जाता है और स्थिति सदिश क्या होता है। और स्थिति सदिश के माध्यम से मैंने तुमको स्थिति सदिश जो लास्ट रिजल्ट निकल के आया था वो क्या बताया था, सदिश आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहीं भी तुम्हारे पास स्थिति सदिश सदिश आर का मान आ जाता है, कहीं भी कैसे भी, तो सदिश आर का मान तुमको कितना रखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? आप देखिए जब अपन नया टॉपिक डालेंगे स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण। क्लियर? एक बार सुन लीजिए, बाद में नोट कर लेना। देखिए स्थिति सदिश का परिमाण जब हम ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि स्थिति सदिश सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर क्या होता है, मापांक सदिश ए इंटू मापांक सदिश बी इंटू कॉस थीटा। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अपन कोई भी स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो थीटा का मान जो भी है समांतर है तो 0 और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री रखेंगे। लेकिन जब अपन ने एकांक सदिश लिया था तो एकांक सदिश के हिसाब से अपन cos थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि एक बार देख लेना और फिर बाद में लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर कितना होता है, मापांक सदिश ए इंटू मापांक सदिश बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए मैंने तुमको बताया था कि सदिश ए और सदिश बी दोनों स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश किसके बराबर था, सदिश आर के बराबर था या नहीं था, था ना। तो सदिश ए इंटू सदिश बी, तो सदिश ए किसके भी बराबर हो जाएगा, सदिश आर के, और सदिश बी भी किसके बराबर हो जाएगा, सदिश आर के। क्यों? क्योंकि अपने पास स्थिति सदिश सदिश ए इंटू सदिश बी किसके बराबर हैं, दोनों स्थिति सदिश के बराबर हैं। तो सदिश ए का मान कितना हो जाएगा, सदिश आर, और सदिश बी का भी मान कितना हो जाएगा, सदिश आर बराबर, इसमें भी वही मान रख दो, सदिश आर इंटू सदिश आर इंटू कॉस थीटा का मान कितना लिया है अपन ने, 0 डिग्री। अब देखिए जब मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मापांक सदिश आर का होल स्क्वायर बराबर, सदिश आर का मान कितना है तुम्हारे पास, कितना निकाला है सदिश आर का मान, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, मान रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो बढ़िया। तो इंटू में जब 1 करेंगे तो दोनों का मान कितने के बराबर आएगा, 1 का गुणा किसी से कर लीजिए, 1 का मान वो जितना आएगा उसका उतना ही मान आएगा। अब देखिए मापांक सदिश आर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए जब भी अपन कोई भी आई कैप इंटू आई कैप करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1, जे कैप इंटू जे कैप करते हैं तो उसका भी मान कितना होता है, 1, के कैप इंटू के कैप करते हैं तो उसका भी मान कितना होता है, 1। तो अपने पास कितना आ जाएगा, आई कैप का आई कैप से किया 1 हो गया, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो अपने पास मापांक सदिश आर बराबर कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, अपने पास स्थिति सदिश का क्या होता है, परिमाण होता है। दोबारा सुन लीजिए कि मैंने तुमको पहले की वीडियो में बताया था कि स्थिति सदिश किसके बराबर होता है, सदिश आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो देख लें, उसके पश्चात दूसरी वीडियो देखें। तो देखिए स्थिति सदिश का जब अपन परिमाण ज्ञात करते हैं तो चूंकि हम जानते हैं
क्या होता है, सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर मापांक सदिश ए इंटू मापांक सदिश बी इंटू कॉस थीटा। तो अब सदिश ए और सदिश बी किसके बराबर हो गए, स्थिति सदिश के बराबर। सदिश आर इंटू सदिश आर बराबर मापांक सदिश आर इंटू मापांक सदिश आर इंटू कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना लिया अपन ने, 0। तो मापांक सदिश आर का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। क्यों लिया है, क्योंकि सदिश आर का मान कितना है तुम्हारे पास, इतना। इसका पक्षांतरण करके मैं इसको लिए इधर ले आया और इसको मैंने इधर साइड लिया है। और cos 0 का मान कितना होता है अपने पास, 1 होता ही है। तो मापांक सदिश आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें से वर्ग घटाएंगे तो इसके ऊपर क्या छंट जाएगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट छंट जाएगा। क्लियर सबको, उतारिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। उतार लिया होगा, चलिए। अब इसके बाद अपने पास आते हैं निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। और निर्देशांक रूपांतरण समीकरण में अपने पास एक तो होता है स्थिति रूपांतरण समीकरण, दूसरा होता है अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण, और एक होता है अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो हेडिंग डाल लेना निर्देशांक रूपांतरण, निर्देशांक रूपांतरण। अब देखिए निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है कि अपने पास कोई भी निर्देश तंत्र है, क्या है, कोई भी निर्देश तंत्र है, उसमें किसी भी बिंदु के क्या ज्ञात हो, निर्देशांक ज्ञात हो, तथा उसी बिंदु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में क्या करने हो, ज्ञात करने हो। उन्हीं निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरणों को क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। तो क्या हो गया निर्देशांक रूपांतरण कि अपने पास जैसे एक निर्देश तंत्र ले लिया S और दूसरा निर्देश तंत्र ले लिया अपन ने S डैश। तो S निर्देश तंत्र के तो अपन को बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं, लेकिन जो दूसरा निर्देश तंत्र अपन ने S डैश लिया है उसके निर्देशांक अपन को ज्ञात नहीं है। उन निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं अपन उसको क्या कहा जाता है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। तो लिखिए, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हों तथा दूसरे निर्देश तंत्र में, तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो उन निर्देशांकों के मध्य संबंध
स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्लियर? क्या बताया था? निर्देशांक रूपांतरण, किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हों तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो उन निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। आओ एक बार अपनी नोटबुक नीचे रख देना, जो भी लिख रहा होगा आप पहले समझ लेना और फिर बाद में नोट करना। आओ अपने पास पहला टॉपिक आता है। क्या आता है? स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण। आप देखिए, स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण जब हम ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना, इसमें एक तो स्थिति रूपांतरण समीकरण ज्ञात होगा, एक होगा अपने पास वेग रूपांतरण समीकरण और तीसरा होगा अपने पास त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो याद रखिए कि यह माना कि स्थानांतरित तंत्रों में अपन ने कितने निर्देश तंत्र माने थे। मैंने तुमको निर्देशांक रूपांतरण समीकरण की क्या परिभाषा ज्ञात की थी कि किसी निर्देशांक या किसी तंत्र में उसके निर्देशांक तो क्या हो, ज्ञात हो, लेकिन दूसरे निर्देश तंत्रों में जब हमको उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो कितने निर्देश तंत्र हो गए? 2। तो पहले एक फिगर बनाई है, बाद में बना लेना। ये S है और एक दूसरा ले लिया अपन ने S डैश। क्लियर? या इनको एक ही उसमें बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर साइड बना लेना। इसको S निर्देश तंत्र दे दिया, इसको S डैश दे दिया, इसको P बिंदु दे दिया और P बिंदु के अपने पास निर्देशांक होते हैं X, Y, Z। क्लियर? अब इसको अपन ने ये इसका मूल बिंदु O हो गया, इसका मूल बिंदु O डैश हो गया, इसका स्थिति सदिश हो गया अपने पास सदिश R और इसका स्थिति सदिश हो गया सदिश R डैश और इनके मध्य दूरी होती है सदिश R0, जो अपन ने क्या मान ली? नियत राशि मान। क्लियर? तो अपन ध्यान रखना कि स्थानांतरित तंत्रों में जब रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे तो दो निर्देश तंत्र लेंगे। पहला निर्देश तंत्र लेंगे S निर्देश तंत्र, दूसरा लेंगे S डैश निर्देश तंत्र। तो S निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या हो गया? O और S डैश बिंदु का कितना हो गया? O डैश। क्लियर? और इन्हीं दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु क्या हो गया? अपने पास जो भी कोई भी मूल बिंदु लेंगे, निर्देशांक मानेंगे, वो क्या लेंगे? P। और P के निर्देशांक अपन ने क्या लिए? X, Y और Z। अब देखिए O और O डैश के मध्य की दूरी कितनी है? सदिश R0, जो कि क्या है? नियत। क्या है? नियत। और O से P तक की जो भी अपने पास S के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश है, क्या लिखोगे कि S के सापेक्ष P का स्थिति सदिश क्या है? सदिश R।
और एस डैश के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश क्या है? सदिश आर। क्लियर? तो देखिए एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं जिनके मूल बिंदु क्रमशः ओ व ओ डैश हैं। ओ व ओ डैश के मध्य की दूरी कितनी है? सदिश R0 है। क्लियर? और सदिश R0 अपन ने क्या मानी है? नियत मानी है। नीचे लिखिए S के सापेक्ष P का स्थिति सदिश R है तथा S डैश के सापेक्ष P का स्थिति सदिश R डैश है। क्लियर सभी को? कि भाई देखिए ये अपन ने दो निर्देश तंत्र ले लिया, एस निर्देश तंत्र और दूसरा क्या ले लिया? एस डैश निर्देश तंत्र। एस के सापेक्ष मूल बिंदु कितना है? 0 ओ, और ओ एस डैश के जो मूल बिंदु है वो क्या है? ओ डैश। तो ओ और ओ डैश के मध्य की दूरी अपन ने क्या मानी है? सदिश R0, जो कि क्या है? नियत राशि है। और नियत राशि किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। तो ध्यान रखना कि S के सापेक्ष, ये देखिए S निर्देश तंत्र के सापेक्ष P का स्थिति सदिश क्या है? सदिश R। और S डैश के सापेक्ष P का स्थिति सदिश क्या है? सदिश R डैश। क्लियर? अब देखिए अपने पास अब एक त्रिभुज बन रहा है O, O डैश और P। क्लियर? क्या बन रहा है? O, O डैश और P। तो लिखिए त्रिभुज O, O डैश P में क्या बताया था मैंने? सदिश संयोजन। लिखिए नीचे सदिश संयोजन से क्या हो जाएगा? सदिश O डैश प्लस सदिश O डैश P बराबर सदिश OP। क्लियर? अब देखिए सदिश O डैश का मान कितना है? सदिश R0 प्लस O डैश P का मान कितना है? सदिश R डैश। और सदिश OP का मान कितना है? सदिश R। अब यहां से अपन किसका मान, जब अपन स्थिति रूपांतर समीकरण ज्ञात करेंगे तो अपने पास किसका मान निकालेंगे? सदिश R डैश का। बराबर कितना आ गया? सदिश R माइनस सदिश R जी। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए कि हमने स्थानांतरित तंत्रों में जब रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे तो दो निर्देश तंत्र लेंगे। एक तो लेंगे एस निर्देश तंत्र और एक दूसरा लेंगे एस डैश निर्देश तंत्र। अब मैंने क्या लिखा है कि एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र जिनके मूल बिंदु, एस के सापेक्ष मूल बिंदु कितना है? O, और एस डैश के सापेक्ष मूल बिंदु क्या है तुम्हारे पास? O डैश। क्लियर? आप देखिए मूल बिंदु O और O डैश के मध्य की दूरी कितनी है? R0, और जो कि क्या है? अपनी नियत राशि है। और नियत राशि किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। अब देखिए जब अपन इस अपने पास O, O डैश और P एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है। तो O, O डैश P में मैंने तुमको पहले बता दिया है कि सदिश संयोजन क्या होता है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरे का योग किसके बराबर होता है? पहले और तीसरे के स्थिति सदिश के बराबर होता है। तो सदिश O डैश प्लस सदिश O डैश P बराबर सदिश OP। तो सदिश R0 बराबर सदिश R डैश बराबर सदिश
आर। तो अपन यहां से जब सदिश आर डैश का मान निकालेंगे तो सदिश आर डैश बराबर कितना हो गया, सदिश आर माइनस सदिश आर। क्लियर। अब देखिए जब अपने पास स्थिति रूपांतरण जब समीकरण आ गया है, तो जब स्थिति रूपांतरण समीकरण आ गया है तो स्थिति रूपांतरण समीकरण से अपन क्या ज्ञात करेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण, और वेग रूपांतरण समीकरण से ही अपन क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो नीचे लिखिए, यहां तक उतारिए एक बार सब। जो भी कोई तुमको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्लियर। उतारिए जल्दी, यहां तक उतार लिया होगा। चलिए देखिए समीकरण एक स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण एक स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अतः समीकरण एक से स्पष्ट होता है कि स्थिति एक निश्चर राशि नहीं है। बता लिया सभी ने। चलिए यहां तक क्लियर है। आप देखिए अब अपन स्थिति रूपांतरण समीकरण से ही अपन क्या ज्ञात करेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण, और वेग रूपांतरण समीकरण से ही अपन क्या ज्ञात करेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। चलिए अब देखिए समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का जब अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सदिश dr डैश अपॉन dt बराबर सदिश dr अपॉन dt माइनस सदिश dr0 अपॉन dt। और हमको तुमको पहले बता दिया था कि जब अपन ने जब उनको o और o डैश के मध्य जो दूरी ली थी अपन ने सदिश r0, वो क्या थी, नियत, और नियत राशि किसके बराबर होती है, 0 के। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास सदिश dr डैश अपॉन dt बराबर कितना आ गया, सदिश dr अपॉन dt। यहां लिख लेना, चूंकि सदिश dr0 अपॉन dt बराबर क्या है, 0। क्लियर। अब अपन ने इसको क्या, सदिश dr डैश अपॉन dt बराबर सदिश dr अपॉन dt, इसको अपन ने क्या मान लिया, सदिश v डैश, और इसको क्या मान लिया, सदिश v। क्लियर। यहां लिख लेना, चूंकि s के सापेक्ष ऊपर क्या है अपने पास, शुरू में क्या है, डैश है ना, तो लिख देना s डैश के सापेक्ष
एस डैश के सापेक्ष पी का वेग और एस के सापेक्ष पी का वेग। इसको दूसरे कॉलम में बंद कर देना, इसका इक्वेशन नंबर 6। उतारिए यहां तक। ये क्या आ गया अपने पास? वेग रूपांतरण समीकरण। किससे आया है? स्थिति रूपांतरण समीकरण से। स्थिति रूपांतरण समीकरण से आया है। क्यों? क्योंकि स्थिति रूपांतरण समीकरण अपन ने क्या कर दिया? टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। चलिए आगे। अब अपन वेग रूपांतरण समीकरण से क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। यहां एक चीज और लिख देना कि समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। वेग एक, नीचे लिख देना समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि वेग एक निश्चर राशि होता है। कितनी होगी? अब अगली वीडियो में अपन इस वेग रूपांतरण समीकरण से ही अपन क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक।